है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि आज बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए। इसके अलावा कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं, आज कौन से रिजल्ट्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज हाउस के आधार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे। और आज भारतीय बाजारों के लिए भी दिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी होगी, तो उस लिहाज से भी बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और काफी सारे अहम नतीजे और खबरें आ रही हैं इस बीच, जिसका की असर आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन मार्केट से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एशियाई बाजारों में जो शुरुआत हो रही है वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है। सभी के सभी इंडाइसेस जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक्सजेएक्स निफ्टी करीब 30 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वजह यह है कि अब बैंक ऑफ जापान उनके नए गवर्नर आए हैं और उनके कार्यकाल में ये पहली बैठक होने वाली है, पॉलिसी मीट होने वाली है। तो अब क्या बयान आता है उनके तरफ से, इस पर आगे नजर रहेगी किस तरह के रुख वो ब्याज दरों को लेकर अपनाते हैं। इस पर फिलहाल एशियन मार्केट का फोकस है, वहाँ के मार्केट का फोकस है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की नर्वसनेस के साथ इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जो दिक्कतें चल रही हैं उसका जो असर है वो टेक कंपनियों पर के जो नतीजे आए, टेक कंपनियों के नतीजों पर भी जो बैंकिंग सेक्टर की दिक्कत का असर है वो यहाँ पर हावी रहा। और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। हालांकि नैस्डैक में एक मजबूती जरूर आई थी, 1.5% चला, लेकिन वहां से भी हल्का करेक्शन आया। हरे निशान में क्लोजिंग हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से वहां पर भी गिरावट देखने को मिली। तो सभी के सभी इंडाइसेस हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपरी स्तरों से वीकनेस देखने को मिल रही है। कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर में हमने देखा कि वहां पर गिरावट जारी थी। कल भी 30% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। चलिए इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। कोफोर्ज के नंबर आ चुके हैं चौथी तिमाही के, और आय में हम देखेंगे तो यहाँ पर 228 करोड़ से मुनाफा 228 करोड़ से घटकर 115 करोड़ का आया है। तो मुनाफे में कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा आय के फिगर्स अगर देखेंगे तो वो 206 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ के फिगर्स इस वक्त आए हैं। तो ये अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, कोफोर्ज के आंकड़े निकल कर आए। आंकड़े थोड़े मिले जुले यहाँ पर देखने को मिल रहा है तिमाही दर तिमाही। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि हल्का दबाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आय में हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक अपडेट, और ये जो नंबर्स अभी एक एक करके आएंगे, हम गाइडेंस भी देखेंगे, कमेंट्री किस तरीके की आ रही है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल आज कोफोर्ज के स्टॉक पर फोकस रहेगा। एबिटा मार्जिन देखिए 18.5% से बढ़कर 19.7% पर आए। तो नतीजे ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं फिलहाल कोफोर्ज के, लेकिन गाइडेंस क्या आती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज कोफोर्ज के स्टॉक पर नजर रखिए। लेकिन चलिए बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो क्यूज इस वक्त हल्की कमजोरी के साथ ही हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर का जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त हावी है बाजार पर। यूरोप बाजार में भी हमने देखा कि वहां पर भी गिरावट देखने को मिली, बैंकिंग शेयरों में वीकनेस थी। इसके अलावा अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो इकोनॉमिक डेटा और फेड पॉलिसी के पहले बॉन्ड मार्केट में हल्की नरमी है। बॉन्ड यील्ड 3.5% के नीचे अभी भी बरकरार है। और बैंकिंग सेक्टर में जो चिंता बढ़ रही है उससे हमने देखा कि सोने में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर नजर डालिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अब $80 के नीचे कच्चा तेल आ चुका है। इस वक्त करीब 77-78 के आसपास ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। यूएस इन्वेंट्री में जो गिरावट आई है उससे भी कुछ सपोर्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मंदी का डर इस वक्त बाजार पर हावी है। तो इस पर भी आज आप नजर रखिए कच्चे तेल की चार्ट पर। कुछ बड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। अगर वॉर फ्रंट पर देखेंगे तो चाइना ने यूक्रेन में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक चाइना की बातचीत सिर्फ रशिया से चल रही थी, मॉस्को के रिप्रेजेंटेटिव से चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। और वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के साथ, शी जिनपिंग के साथ एक लंबी चर्चा हुई फोन पर, जिसको ये काफी उन्होंने सराहा है। अब देखना होगा ये जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वहां पर किस तरह की चर्चा होती है और युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर किस तरह की बातचीत होती है। ये भी बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट है जिस पर की हमारी नजर बनी रहेगी। तो चलिए ये कुछ अपडेट्स हैं ग्लोबल मार्केट से, लेकिन क्विकली आगे बढ़ेंगे एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर। और कैश मार्केट में एफआईएस ने 1257 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 227 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 50 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी
देखने को मिल रही है एफआईएस की, और इंडेक्स ऑप्शन में 3,897 करोड़ की खरीदारी। तो ये आंकड़ा भी आज पॉजिटिव नजर आ रहा है एफआईएस के फ्रंट पे। अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में आज क्या करें, भारतीय बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह का ट्रेड ले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें, एक्सपायरी का दिन भी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए? बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी एक रेंज में, हमने पास्ट 2 डेज में से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि आज भी हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखने मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात करें, 17,700 का सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें, 17,900 का रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि हमें यही दायरे में देखने मिल सकता है निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का कंपेयर करें, निफ्टी 2 चार्ट है, कंपेयर टू निफ्टी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हमें लगता है जहां तक लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 42,400, रेजिस्टेंस है 43,200। तो ये लेवल्स है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। ओके, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये रणनीति आपको बता दी गई है। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज क्या अपना के चले? और स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे फेडरल बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है फेडरल बैंक का। हमें लगता है कि इसमें अपसाइड देखने और भी मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 132 का, टारगेट है 140। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की ओवरऑल बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 232 का, टारगेट है 245। ठीक है, तो पावर ग्रिड में खरीदारी करिए 245 के टारगेट्स के लिए। और फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है आज, आप 140 के लेवल्स के लिए आप नजर रख सकते हैं। 132 का होगा स्टॉप लॉस। तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त खरीदारी की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है देवांग की तरफ से। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना, ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कौन कौन से आए हैं और कैसे रहे, और पूरी डिटेल्स लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल मार्केट बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस के नंबर्स देखें तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। एनआई जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे। पैट और एसेट क्वालिटी दोनों अबव एस्टिमेट्स रहे, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस में भी इम्प्रूवमेंट बजाज फाइनेंस में देखने मिला है। एचडीएफसी लाइफ देखे जाए तो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन जो ग्रोथ है वो अच्छी इंप्रेसिव आई है, लेकिन थोड़ी वन ऑफ ज़रूर हुई है टैक्स चेंजेस को लेके। और ग्रॉस प्रीमियम इनकम वो भी बेटर दैन एक्सपेक्टेशंस आया, और जो मार्जिन्स होती है वीएनबीज वो भी इनलाइन रहे हैं। एसबीआई की ओवरऑल देखे जाए तो इनलाइन नंबर्स आए हैं। पैट थोड़ी बिलो एस्टिमेट्स आई है, हालांकि वीएनबी मार्जिन जो है वो इनलाइन देखने मिले हैं। ग्रॉस प्रीमियम इनकम जो है थोड़े एस्टिमेट से कम आए हैं, बट ओवरऑल इनलाइन नंबर्स हैं। इंडस टावर्स की बात करें तो यहाँ पे भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, और मार्जिन्स और एबिटा में भी जो है मूवमेंट्स जो है सीक्वेंशियली अच्छे देखने मिले हैं। आईएफएल फाइनेंस के नंबर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 40% का इजाफा देखने मिला है, और एसेट क्वालिटी में भी अगर सीक्वेंशियली देखें तो अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। एलटीटीएस के जो है नंबर्स इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सीसी ग्रोथ जो है लगभग 2.2% था, मैंने अनुमान से बेटर आया है। हालांकि जो मार्जिन्स है वो लगभग फ्लैटिश रहे हैं और वो इनलाइन रहे हैं विद एक्सपेक्टेशंस। यूटीआई एएमसी के नंबर्स की बात करें तो थोड़े मिले जुले नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी सी बीट ज़रूर आई है, लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स में जो है बिलो एस्टिमेट्स या इनलाइन कह सकते हैं। सुप्रीम पेट्रो के नंबर्स जो हैं वीक आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्टैंडर्ड लोन हमने दिए। वोल्टस में ऑफकोर्स कंजम्पशन का जो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में स्लो डाउन का भी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। हालांकि टॉप लाइन में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स ख़राब हैं। सिंजीन के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं फार्मा कंपनीज के, और यहाँ पे हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव अभी भी है, लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का। शॉपर स्टॉप के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब याद रखिए पूरा फेस्टिव सीजन भी था, और अब कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिली है। ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड एबिटा 2 गुना बढ़ चुकी है, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है तो लो बीटा स्टॉक, लेकिन यहाँ पे भी गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और आप कह सकते हैं पैट हालांकि थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है। कैनफिन होम्स की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई एसेट क्वालिटी में, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट इनकम है पैट है वो जो था एस्टिमेट से जो है थोड़ी कम आई है। तो ये जो थे ओवरऑल बहुत सारे अर्निंग्स है जिसका हमने आपको रिव्यू रखा है। बिल्कुल, तो ये काफी सारे नतीजे आए हैं जिसका कि असर आज इन स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। शरद, इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं और आज के अहम ट्रिगर्स।
जी बिल्कुल पूजा। तो सबसे पहले जो है हम लोग आईपीओ एक्शन पे फोकस करते हैं। मैनकाइंड फार्मा का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का। दूसरे दिन के एंड में लगभग 88% का टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। बजाज फाइनेंस का FY24 गाइडेंस में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 से लेकर 29% तक का ग्रोथ हो, और जो मीडियम टर्म गाइडेंस है वो 24 से 25% का है, और एक्सपेक्ट करें कि निम्स में भी मॉडरेशन हो। अजम्पशन है कि एक रेट हाइक इस साल एक और हो सकता है। LTTS का FY22 सीसी ग्रोथ अच्छा गाइडेंस आया है, जो 20% के ऊपर का अनुमान है, और ऑफकोर्स लास्ट ईयर 16% का ग्रोथ था, तो यहाँ पे ग्रोथ को जो अनुमान को बढ़ाया गया है। और एबिट मार्जिन लगभग 17% का एस्टिमेशन है। सिटी यूनियन बैंक में हालांकि बाजार में इनलाइन एक्सपेक्टेशंस वाला अनाउंसमेंट है। डॉक्टर एन कामाकोदी जो है उनको MD CEO का जो है एक्सटेंशन मिल गया अगले 3 साल का। और याद रखिए पिछले 12 साल से ये ऑलरेडी MD CEO इस बैंक के हैं, और ये अप्रूवल जो है इनलाइन आया है RBI से। इसके अलावा मारुति सुजुकी का कॉन कॉल में उन्होंने प्लान किया FY24 का कैपेक्स, जहाँ पे 8,000 करोड़ जो है टोटल अमाउंट है। इसके अलावा 6 नए मॉडल CV सेगमेंट में लाएंगे, स्पेशली SUV सेगमेंट में। हालांकि सेमीकंडक्टर की जो रिकवरी हुई उसमें कमेंट्री स्ट्रांग नहीं आया है। RVNL फोकस रहेगा आज दिन के ट्रेड में। FM ने जो है अप्रूव कर दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया कंपनी को नवरत्न CPSE में, तो यहाँ पे ऑफकोर्स स्टॉक में भी हमने बहुत तेज़ी देखी है। 50% से ऊपर का इजाफा इस महीने ही देखने मिला है। रेमंड भी फोकस में रहेगा। ये वहाँ के उनके मैनेजमेंट जो है आज एक स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट 3:30 बजे कर सकते हैं। पॉलीमेडिका और डिक्सन टेक जैसे कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि अब जो है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी क्लियर हो गई है गवर्नमेंट से, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा मेडिकल डिवाइसेस के लिए। रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि डिमर्ज्ड आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रह सकता है निफ्टी इंडेक्स में। ये NSE का जो है एक स्टेटमेंट आया है, तो इस पे भी जो है स्टॉक पे पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन एक और खबर आ रही है कि आधा दर्जन से ज़्यादा जो रीसेलर्स होते हैं एप्पल के, उन्होंने जो अपनी दुकान बंद करने लगे हैं, क्योंकि अब जो है एप्पल स्टोर का लॉन्च हो गया है। इसके कारण याद रखिए रेडिंगटन में थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिल सकती है, क्योंकि वो ऑथराइज रीसेलर है एप्पल के। विप्रो वेल्सपन भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज जो है बायबैक का जो है अनाउंसमेंट होने वाली है इन दोनों कंपनीज़ की, तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। वोल्टस का JV एग्रीमेंट हुआ है शांघाई ग्रुप के साथ, जहाँ पे इन्वर्टर कंप्रेसर बनाया जाएगा। गुजरात गैस ने जो है अपनी गैस प्राइसेस घटा दी है 5 रुपये प्रति यूनिट मोरबी में, क्योंकि अब प्रोपेन गैस प्राइसेस भी गिरावट आई है। करार की बात करें तो HCL टेक ने जो है हुबाक ग्रुप के साथ करार किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वहीं इन्फोसिस को ले तो वॉलमार्ट की जो कॉमर्स टेक्नोलॉजी पार्ट है उनके साथ उन्होंने करार किया है। HG इंफ्रा को लगभग 925 करोड़ का ऑर्डर आया है। ICICI प्रू की क्लैरिफिकेशन आई है IT डिपार्टमेंट की क्रैकडाउन न्यूज़ पे। उन्होंने कहा है कि एक GST इंक्वायरी हुआ है GST इनपुट क्रेडिट के मामले को लेके, और कंपनी ने अपनी रिस्पॉन्स दी है। टाटा मोटर्स जो है कमिंस इंटरनेशनल के साथ जो है करार किया है, और बाइकॉन ने लगभग 500 करोड़ रेस किए हैं। और आखिर में पूना वाला फिनकॉप कॉन कॉल है, जहाँ पे वो कह रहे कि जो लेगेसी बुक है वो जो है लगभग 0 हो जाएगी सितंबर 2023 में, और Q2 ऑनवर्ड से कॉस्ट ऑफ फंडिंग में भी जो है इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, जिसका कि असर आज बाजार पर दिखेगा। थैंक यू सो मच शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं, और अब जैसा कि शरद बता रहे थे कि आज काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी हैं, दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इसमें निफ्टी में HUL आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विनी बताइए। तो HUL अपने नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है, वहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 14% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी आई में, और प्रॉफिट्स में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% की, वाइल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है, इबिटा मार्जिन्स की मैं बात कर रही हूँ, वो अराउंड 14% पे एक्सपेक्टेड है, जो मेनली फ्लैट रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। भूलिए मत ये क्वार्टर से जो एडिशनल रॉयल्टी पेमेंट चार्जेस थी वो भी अभी इम्प्लीमेंट होने लगी है, तो 2 मंथ का ये फैक्टर इन करके जाएगा। जो 2 मंथ की रॉयल्टी फीस होगी फरवरी मंथ से स्टार्ट हुई थी, बिगिनिंग ऑफ फरवरी से, सो वो भी एक फैक्टर इन हो जाएगा मार्जिन्स में, और उसकी वजह से मार्जिन्स भी फ्लैटिश रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट नंबर है, वहाँ पे 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड। और उसके अलावा कंपनी भूलिए मत प्राइस कट्स भी ले चुके हैं, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, तो लास्ट 6 महीने में जो डिक्रीज हुई है कमोडिटी प्राइसेस की, वो बेनिफिट उन्होंने पास किया है सोप्स और डिटर्जेंट्स में, तो उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट नोट है कि प्राइस कट्स भी ली हुई है कंपनी ने थोड़े सेगमेंट्स में। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है मॉडरेट ग्रोथ, क्योंकि मिल्क प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम वॉच आउट करेंगे वो है डिमांड ट्रेंड्स की क्या बात है, रूरल ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ, वहाँ पे क्या कमेंट्री आ रही है, न्यूट्रिशन बिजनेस और कॉम्पिटिटिवनेस की क्या लैंडस्केप है, वहाँ पे ट्रैक्शन क्या है। उसके अलावा जो अपडेट है उनकी रीसेंट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ओजीवा वेलबींग न्यूट्रिशन में, वो क्या है, कैसे कर रही है परफॉर्मेंस वहाँ पे, और आउटलुक क्या है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे।
ओके, थैंक यू विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये हैं एचयूएल के नतीजे आ जाएंगे और इस पर हमारी नजर रहेगी। और क्विकली ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और ये बताने के लिए वामाक्षी मौजूद है हमारे साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस से। चौथे तिमाही नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन ने और मॉर्गन स्टैनली ने दोनों ने ही अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। जेबी मॉर्गन की तरफ से हम देख रहे हैं 9000 का टारगेट प्राइस है और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 8000 का टारगेट प्राइस है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि कंपनी ने वापस पॉजिटिवली सरप्राइज किया है मार्जिन फ्रंट पर। असेट क्वालिटी काफ़ी दमदार नजर आ रही है और इनफैक्ट ये कंपनी के वैल्यूएशन प्रीमियम को जस्टिफाई करता है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि बजाज फाइनेंस ने अपनी लोन ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया है और रेट्स अगर पीक हो सकते हैं तो ये लाइकली टेलविंड बन सकता है। मेदांता अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। कोटक का मानना है कि एग्जीक्यूशन में अपटिक, स्ट्रैटेजी पिवट ये काफ़ी मजबूत है मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए और इनफैक्ट ऑनगोइंग केपेक्स जो कि एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, इसके बावजूद हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन भी नजर आ रहा है और इसी के चलते कोटक ने मेदांता पर कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 550 प्रति शेयर का और ऐड की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। HDFC लाइफ अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही का जो परफॉर्मेंस था वो HDFC लाइफ के ग्रोथ, DNA और एग्जीक्यूशन को अंडरस्कोर करता है। HDFC बैंक के स्टेक 150% प्लस बढ़ने से जो टेक्निकल ओवरहैंग है वो हट जाएगा और इनफैक्ट स्ट्रक्चरल बिजनेस गेन्स नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशन भी काफ़ी डी रेट हुई है सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ सालों में अट्रैक्टिव लेवल्स पर और इसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य को इनफैक्ट बढ़ाया है, 700 प्रति शेयर का कर दिया है। मारुति भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि उनके मारुति के नतीजे लार्जली इन लाइन थे। मैनेजमेंट काफ़ी कॉशियस नजर आए हैं सेमीकंडक्टर को लेकर और एसयूवी के मार्केट शेयर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है मारुति सुजुकी पर और इनफैक्ट टारगेट प्राइस दिया है 8800 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे SBI लाइफ पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि VNB ग्रोथ जो काफ़ी मजबूत रही है वो अभी भी जारी है और इनफैक्ट काफ़ी मजबूत गाइडेंस आई है FY24 के लिए और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है SBI लाइफ पर। कन्विक्शन लिस्ट में ये स्टॉक शामिल है और इनफैक्ट टारगेट प्राइस है 1510 प्रति शेयर का। तो इंश्योरेंस कंपनियों पर काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है और बजाज फाइनेंस पे भी कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। 8000 से 9000 के टारगेट्स देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, तो इधर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ेंगे, कमोडिटी मार्केट में आज क्या करें ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ अमित सजीजा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल से। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। अपना क्या रणनीति अपनाएं आज कमोडिटी मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट आई है उसके चलते मुझे लगता है कि आज के दिन में भी प्रेशर बना रहेगा। ऊपरी स्तर पे बिकवाली कर सकते हैं। गोल्ड में 60,100 से 150 के बीच बिकवाली करके 59,700 का लक्ष्य लिया जा सकता है। सिमिलरली चांदी में भी 74,500 से 600 के बीच बिकवाली कर सकते हैं। 73,500 तक का लक्ष्य लेके चला जा सकता है। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिनों की गिरावट के बाद और खास करके जो इन्वेंट्री डेटा आया जहां 5 मिलियन बैरल्स की गिरावट आई है उसके बाद निश्चित स्तरों पर एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है कच्चे तेल में। तो मैं 6250 6240 यानी करंट मार्केट के आसपास ही एक पुल बैक के लिए बाइंग करने की सलाह देना चाहूंगा और टारगेट जो होंगे वो 6400 से 420 तक लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय यहाँ पर कच्चे तेल और सोने चांदी में भी आपको व्यू शेयर कर दिया है। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में बिकवाली करके चलिए, कच्चे तेल में खरीदारी करने की राय आज दी जा रही है आपको। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके सामने रखते हैं इक्विटी मार्केट से, जिसमें कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने TVS मोटर्स में खरीदारी करने की राय देख रहे हैं। 1170 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1105 का और दूसरा कॉल है इनका डाबर पर। यहाँ पर ये 550 के लेवल्स देख रहे हैं कंपनी के लिए, स्टॉप लॉस 526 का दे रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने डालमिया भारत में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर भी स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी हुई है पिछले काफ़ी समय से। 2020 के लेवल्स के लिए आप अभी भी यहाँ पर बाइंग की रणनीति अपना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1900 का और JSW स्टील भी अच्छा लग रहा है, 750 के लिए आप खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 715 का। अगले कॉल आ रहे हैं प्रभुदास लीलाधर की तरफ से और इन्होंने एलेम्बिक लिमिटेड में खरीदारी करने की राय सुझाई है। 66 के लेवल्स देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 58 का। ये एलेम्बिक फार्मा है। एलेम्बिक
नहीं, ओलंपिक लिमिटेड के स्टॉक में ये लेवल्स हम करेक्ट कर देते हैं। ओलंपिक लिमिटेड आप खरीदारी करके चलिए, टारगेट 68 का होगा, स्टॉप लॉस 58, और वेस्ट लाइफ में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 765 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस 725 का सुझा रहे हैं। तो आज सभी कॉल्स में खरीदारी के ही व्यू निकल कर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बाई की तरफ है, लेकिन मार्केट आज थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है एक्सपायरी के चलते। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।